हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। ये हमारा एक लेक्चर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारी यूनिट 4 चल रही थी और उसमें हम देख रहे थे कि सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कैसे होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल्स, तो इसमें क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक स्टेट्स भी हो सकते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़, खुद इंडिविजुअली हम लोग हो सकते हैं, सेल्फ अगर उसकी कलेक्शनिंग की जाती है तो हम भी एक स्टॉक होल्डर हैं। तो जो हमने देख लिया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने देख ली थी। आज हमें देखना है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, कि वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उनके क्या बेनिफिट है, क्या कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें, और मेथड्स हैं तो कौन से हैं, टेक्निकल्स क्या हैं उनके, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कुछ देख लिया था। अब आज हम नॉर्म्स भी हमने देख लिए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड उसमें क्या क्या रूल्स वगैरह हैं वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंस इट कैन इफेक्टिवली ट्रीट अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो ठोस अपशिष्ट होता है उसके प्रबंधन में, क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं वेस्ट के एक अच्छे खासे प्रपोर्शन को, मतलब एक अच्छी खासी अमाउंट को वेस्ट के वो ट्रीट कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उससे एनर्जी वगैरह जो भी आपको प्रोड्यूस करानी है, जो सा प्रोसेस आपने यूज़ किया है, तो वो एनर्जी वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो बायोगैस की फॉर्म में हो या फिर वो फर्टिलाइज़र वगैरह की फॉर्म में हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट as they can reduce the volume of waste as well as certain industrial waste। ठीक है, ये proportion को कम कर सकते हैं, इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। ठीक है, हाउएवर नो वन ट्रीटमेंट मेथड कैन मैनेज ऑल वेस्ट मटेरियल्स इन एन एनवायरमेंटली इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल वे। ठीक है, ऐसा कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आप सारे वेस्ट को, आपने हर तरीके का वेस्ट लिया और उसको एक ही ट्रीटमेंट से बिना कुछ देखे समझे सोचे आपने एक ट्रीटमेंट से सारे वेस्ट को रिड्यूस कराना चाहेंगे, तो आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए आपको सेग्रीगेशंस करनी पड़ेंगी। मैंने पहले भी बताया था, सेग्रीगेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सेग्रीगेशन मच इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, सेग्रीगेशंस इसीलिए जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी आपने सुना होगा, कहा गया था कि सूखे कचरे के लिए अलग डिब्बा, गीले कचरे के लिए अलग डिब्बा। तो सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्टेज पे अगर सेग्रीगेशन हो जाए तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। लाइक आपके पास पेपर बोर्ड है, ठीक है, अब पेपर है, उसको आपने पानी के कचरे, गीले कचरे के साथ इकट्ठा कर लिया है, तो पेपर गल गया ना, तो उसकी रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं हो सकती है, इसलिए वो फिर डिग्रेडेबल में ही जाता है और वहाँ पे उसको रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सेग्रीगेशंस प्राइमरी स्टेज पर सेग्रीगेशंस किया जाए। ये नहीं कि म्यूनसिपैलिटी वाले जाके सेग्रीगेशन कर रहे हैं, आपको अपने हाउस होल्ड में सेग्रीगेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही अवेयरनेस भी है। अर्बन लोकल बॉडीज़ इसके लिए लोगों को गाइड करती है कि आप सेग्रीगेशंस एट योर ओन होम करें। However, no one treatment method can manage all waste, ये हम कर चुके हैं। Biological treatment therefore needs to be part of an overall integrated waste management system। ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, चाहे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को फॉलो करें या फिर केमिकल्स को फॉलो करें, लेकिन उस सब के लिए क्या होगा कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी होगी वेस्ट को मैनेज करने के लिए। कि ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर हम रखेंगे तो उसी से हम एक बेनिफिशियल अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट की। ठीक है, मेकिंग सच इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोथ एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली सुटेबल रिक्वायर्स दैट बोथ दियर ओवरऑल इन्वायरमेंटल बर्डन्स एंड इकोनॉमिक कॉस्ट कैन बी
प्रेडिक्टेड एंड देन ऑप्टिमाइज्ड। अगर हम एक इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं टुवर्ड द वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम अपने वेस्ट को एक बेनिफिशियल अमाउंट तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिकल कॉस्ट भी उसकी घट जाती है। अगर सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा है तो उसकी लागत भी ज़्यादा आएगी उसको मैनेज करने में, उसको ट्रीट करने में, और अगर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं तो उसमें ईजी हो जाता है हमारे लिए। बेनिफिट्स क्या हैं कंपोस्टिंग के? ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, कंपोस्ट बनती है। ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। द रियल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ कंपोस्ट यूज इंक्लूड इम्प्रूव्ड सॉइल क्वालिटी, enhanced water retention capacity of soil, increased biological activity, micronutrient content and improved pest resistance of crop। ठीक है, आपने एक कंपोस्ट बनाई वेस्ट से, ठीक है, जो डिग्रेडेबल वेस्ट था उसको आपने जैसे भी करके जो भी प्रोसेस यूज़ किया आपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में, मतलब ठीक है, कंपोस्ट बना लिया। तो कंपोस्ट का बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ कंपोस्ट क्या है कि वो सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है आपकी। और आप सोच सकते हो भारतीय कृषि प्रधान देश है तो कितना इंपॉर्टेंट है, वेस्ट को मैनेज करके आप उससे कंपोस्ट बना लीजिए तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्या करता है वो, वाटर रिटेंशन का कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, कितनी देर तक वाटर को बनाए रखता है, नमी को बनाए रखता है मिट्टी में, वो भी इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। इंक्रीज़ करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, जितना ज़्यादा खाद होगा तो उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं, कीट हैं, वो और ज़्यादा आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा जन्म लेंगे, जिस वजह से वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज कर देता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है, जो उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, NPK जो होते हैं हमारे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, तो उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को बढ़ा देता है। इसके अलावा और भी मेटल्स होती हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आती हैं, तो उनके कंटेंट को ये बढ़ा देता है एंड इम्प्रूव करता है पेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉप। ठीक है, जो कीट पतंगे के लिए कीटों सब्जियों या पेड़ पौधों पर आकर लग जाते हैं तो उनसे भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, गुड क्वालिटी अगर सॉइल की होगी तो। कंपोस्टिंग मिनिमाइज और अवॉइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन ए लार्ज अनटर्न हीप्स। ठीक है, तो कंपोस्टिंग जो है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी बहुत रिड्यूस कर देता है अगर आप एनएरोबिक डिकम्पोजिशन वेस्ट की करते हो। तो अगर एरोबिक करोगे तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं, लेकिन आप अगर एनएरोबिक करोगे तो उसमें ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी मिनिमाइज कर देता है। कंपोस्टिंग इंक्रीजेज डिज़ाइन लाइफ ऑफ अदर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़। ये जो कंपोस्टिंग है वो वेस्ट को मैनेजमेंट करने की जो डिज़ाइनिंग है उसकी भी लाइफ को इंक्रीज कर देता है। स्ट्रिंजेंट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर कैटरिंग टू मैनेज ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन में बी रिड्यूस्ड इन दोज लैंडफिल्स दैट डू नॉट रिसीव ऑर्गेनिक वेस्ट। आपको पता होगा कि आपने एक वेस्ट साइट, ठीक है, आपने एक साइट सिलेक्शन की वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, आपने वहाँ पे वेस्ट इकट्ठा किया। अब आपने उसमें पानी वानी भी कुछ डलता है या में भी हो सकता है आपने ओपन में रखा उसको, तो वहाँ पे ओपन में आपने उसको कलेक्ट किया है तो वहाँ पे बारिश का पानी आएगा जिससे लिक्विड बनता है, मतलब जो पानी उससे रिस कर, उस कूड़े से अपशिष्ट से जो इतना भी पानी रिस कर बाहर आया दैट इज नोन एज लिक्विड। तो लिक्विड एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस टाइप से डिज़ाइनिंग की जानी चाहिए कि लिक्विड लेस प्रोड्यूस हो from waste, organic waste decomposition and may be reduced in those landfill that do not receive organic waste। ठीक है, सेक्टर्स एट प्रेजेंट फेसेस द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। इसकी क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? सेक्टर्स जो है हमारे, कंपोस्टिंग को क्यों हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं करते? आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे फ़ायदे गिना दिए हैं कंपोस्टिंग के कि वेस्ट से कंपोस्ट बनती है और भारतीय कृषि प्रधान देश है, तो फिर तो हमें सारे वेस्ट को, प्रधानमंत्री जी को सारे वेस्ट को यूज़ कर लेना चाहिए, खाद बना देनी चाहिए और किसानों को खाद की बोरी ना खरीदनी पड़े, फ्री में किसानों को बांटे भारत सरकार। ठीक है, लेकिन उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं जिस वजह से सेक्टर्स इतने प्रोत्साहित नहीं होते हैं कि वो खाद बनाएं वेस्ट से। ठीक है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं।
कंपोस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है हमारा 2016, ठीक है। और जो हमारा FCO सीरीज है, ठीक है, आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्ट्रिंजेंट, ठीक है। जो मानदंड निर्धारित किए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में 2016 के, तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत कठोर हैं, जिस वजह से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो चाहते हैं ईजी भी हो और लाभ ज़्यादा हो। लेकिन भारत सरकार ने ऐसे मापदंड निर्धारित किए हैं जिस वजह से प्रदूषण को कम से कम क्षति हो, तो वो थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं, इसलिए सेक्टर्स इसमें कंपोस्ट बनाने के लिए उतने प्रोत्साहित नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए अगर आप उसकी सेग्रीगेशन करते हो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भी सेक्टर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर्स या कोई भी, वो स्टेक होल्डर्स इतना इन्वॉल्व नहीं है वेस्ट के कंपोस्टिंग में। मेकिंग क्वालिटी कंप्लाइंट कंपोस्ट फ्रॉम मिक्स्ड वेस्ट रिक्वायर सम इक्विपमेंट फॉर रिफाइनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, बट द यील्ड इज रिड्यूस्ड एज द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर हायर, ठीक है। जैसे ही वेस्ट मिक्स्ड वेस्ट होगा तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक इफेक्टिव या लेस अमाउंट में हम कंपोस्टिंग नहीं बना सकते हैं, जिस वजह से एक प्रॉब्लम है। ऑल कंपोस्ट सोल्ड फॉर एप्लीकेशन टू फूड क्रॉप्स इज मैंडेटेड टू बी FCO कंप्लाइंट। जो FCO के मानदंड हैं उनके अनुसार इससे जितना भी कंपोस्ट बनता है वो सारा फूड क्रॉपिंग में ही यूज़ होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ प्रोसेस रिजेक्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनली, ठीक है। जितना भी प्रोपोर्शन है हमारे पेस्ट का, उसमें से जो रिजेक्ट कर दिया जाता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि सेग्रीगेटेड है नहीं हमारा पेस्ट, तो प्रोपोर्शन जो रिजेक्टेड है वही बढ़ेगा। इस वजह से भी ये भी एक प्रॉब्लम है। यूज अनलेस द प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोड्यूसेस कंपोस्ट एज वेल एज रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल्स, जितना भी रिफ्यूज़ हो रहा है डेराइव्स, तो वो भी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। जो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी है इस फील्ड में। हम सोचते हैं कूड़ा ही तो मैनेज करना है, उसके लिए एक्सपर्ट की क्या ज़रूरत, बट एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट्स नहीं आएंगे तो ना तो एक इफ़ेक्टिव फॉर्म में सेग्रीगेशन होगा, ना इफेक्टिव फॉर्म में मैनेजमेंट होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है एक्सपर्ट इस फील्ड में आए, हमें समझना होगा। इसीलिए BPSC ने भी ये पोस्ट तैयार की है और आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए भी। अगर आपको कूड़ा मैनेज करना है, एक सरकारी अफसर बनकर कूड़ा मैनेज करना है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है, जो कि हमारे इस फील्ड में नहीं है। ये इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स थे। अब हम समझते हैं ये कलेक्शन एंड सोर्टिंग बेस्ड है, ठीक है। इसमें कुछ मटेरियल हो सकता है और ये जो है इसकी कंपोस्ट बन गई। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा हमने इस प्रोपोर्शन की, मैं आपको इसको एक बार रफ कर देता हूँ। तो ये इतना जो है इसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गई, ये पूरा था। इसकी थर्मल करी हमने और जो बचा वो हमने लैंडफिल पे बेच दिया, और इसमें से कुछ मटेरियल था तो वो तो रिकवर हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनली डिराइव किया है, डिवाइड किया है वेस्ट को कि कितना वेस्ट क्या होता है, ठीक है। फूड्स एंड ग्रीन वेस्ट आर सुटेबल इनपुट मटेरियल फॉर बायोडिग्रेडेबिलिटी, ठीक। फूड जो होते हैं हमारे खाने का सामान, किचन का जो वेस्ट होता है तो वो बायोडिग्रेड हो जाता है। अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स सच एज कार्ड, पेपर एंड वुड्स कैन बी ट्रीटेड, हाउएवर दे टेक ए लॉन्गर टाइम टू डिग्रेड एंड इनपुट लेवल्स आर लिमिटेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेसिंग। कार्डबोर्ड वगैरह जो है वो भी डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, उतने टाइम में वो डिग्रेड होंगे और उनके लिए कुछ केमिकल्स में भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ कार्डबोर्ड बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्वालिटी ऑफ कार्डबोर्ड पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आजकल ऐसी ऐसी पैकेजिंग आ रही है गत्ते से कि प्रोडक्ट को आपके कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी, चाहे वो कितनी दूर से यहाँ आया हो, ठीक है। तो इसलिए कुछ केमिकल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है और वो एक लॉन्गर टाइम ले सकते हैं डिग्रेडेबल में। ऑल बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय लिविंग माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंगीज विच use biodegradable waste materials as a food source for growth and proliferations.
कुछ हम फंगी बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ऑब्वियसली यूज़ होते हैं, लाइक हमारा अर्थवॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जेनुइनोसिस एक अर्थवॉर्म होता है तो वो बहुत मेजर रोल इंपॉर्टेंट करता है, प्ले करता है, इसलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में फंगी बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ना तो केमिकल्स की इतनी ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से वो एक वायबल प्रोसेस है कंपोस्टिंग के लिए। और हम सोचिए आप खाने की चीज़ों में उस कंपोस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बिकॉज वो नेचुरल डिग्रेडेशन हो रही है, उसमें हम केमिकल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अर्थवॉर्म्स के थ्रू बायोडिग्रेडेशन करा रहे हैं, फंगी के थ्रू हम बायोडिग्रेडेशन करा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम बायोडिग्रेडेशन करा रहे हैं, ठीक है। माइक्रोब्स एक्सक्रीट स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स, माइक्रोब्स जो हमने यूज़ मिट्टी में नेचुरली होते हैं माइक्रोब्स, या हम अलग से एडिटिव्स डाल सकते हैं माइक्रोब्स को, तो वो कुछ एंजाइम्स को एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जो डिग्रेडेशन करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, लाइक ब्रेक कर देते हैं ना वो बॉन्डिंग को, उसे ही डाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल सोल्यूलोज एंड अदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनको वो डिग्रेड कर देंगे, छोड़ दें इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, शुगर, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देते हैं। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज़, ठीक है। हर मॉलिक्यूल से या पॉलीमॉलिक्यूल से वो छोटे छोटे में डिवाइड कर देंगे, लाइक फैट एंड प्रोटीन्स क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, उनको अमीनो एसिड्स यूनिट्स, अमीनो एसिड्स बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है ना, तो उसमें डिवाइड कर देते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन में। फैट है, ठीक है, उसको हायर फैटी एसिड से लोअर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ट्रांस फैटी एसिड है, सिस फैटी एसिड है, तो उसको ट्रांस फैटी एसिड में कर देंगे। और अगर वो एक वो होती है ना फैट, ट्रांस फैट जिसमें डबल बॉन्ड होती है, एक होती है सिंगल बॉन्ड वाली, तो सिंगल बॉन्ड वाली फैट को डबल बॉन्ड वाली फैट में कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड वाली फैट को ट्रिपल बॉन्ड वाली फैट में, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड फैटी एसिड है, जो कि ज़्यादा मच इंपॉर्टेंट की होती है, तो वो ब्रेक करते हैं। डाइजेशन का यही प्रोसेस है कि वो हायर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स को छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, पॉलीमर्स को यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर जो थी उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, विच दे एब्जॉर्ब्स, फाइनली एब्जॉर्ब्स होगी फिर, एंड द माइक्रोब्स ग्रो एंड प्रोलिफरेट ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू हीट, कार्बन गैसेज एंड वाटर, विच कैन रिजल्ट इन लार्ज लूजेस इन मास ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फिर यही होता है, उन्होंने छोटे पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, उससे और छोटे पार्टों में फिर एटम्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है उसको वो यूज़ कर लेते हैं। माइक्रोब्स इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ कंडीशंस इन विच सच माइक्रोब्स लीव, एंड देयरफॉर टू मेन क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड टू ट्रीट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको माइक्रोब्स दो तरीके से आपके डिग्रेड कर सकते हैं, जिसमें एक है एरोबिक डिग्रेडेशन एंड नेक्स्ट इज एनारोबिक डिग्रेडेशन। एरोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है वो एरोबिक डिग्रेडेशन कहलाता है। और वायु की अनुपस्थिति में, मतलब हम वायु की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हम वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो जो डिग्रेडेशन बिना वायु की उपस्थिति में हो रहा है दैट इज नोन एज एनारोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है। इसको समझते हैं एनारोबिक एंड एरोबिक डिग्रेडेशन क्या है। एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निक्स ट्रीटमेंट आपको करनी है वेस्ट की, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको ट्रीटमेंट करनी है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है? ड्यूरिंग एरोबिक डिकम्पोजिशन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, water and heat through microbial respirations in the presence of oxygen, leaving a stabilized residual solid material and compost. एरोबिक क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जो माइक्रोबियल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित करेंगे, वाटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना लिए, वहाँ पे जो भी यूनिट्स है ना वो बना ली, और हीट प्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फाइनली जो बनता है
एक सॉलिड मटेरियल कंपोस्ट बन जाता है। इफ सोर्स सेग्रीगेटेड बायोडिग्रेडेबल material is treated, oxygen is often supplied passively through the presence of air or through mechanical turning। ठीक है, आप जब मैनुअली कर रहे हैं तो वहाँ नेचुरल ऑक्सीजन की उपस्थिति भी हो सकती है और आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। इन MBT माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम, एयर इज यूजुअली ब्लो और ड्रान थ्रू मटेरियल्स टू स्पीड अप द ड्राइंग एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को, सप्लाई को बढ़ाइए आप ताकि जल्दी से डिग्रेडेशन हो, माइक्रोब्स जल्दी से डिग्रेडेशन करें। एरोबिक प्रोसेस आर रिलेटिवली ड्राई एंड यूज्ड फॉर मटेरियल्स विद हाई सॉलिड कंटेंट, अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अराउंड 60% इज कंसाइडर्ड ऑप्टिमल। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका टेम्परेचर कितना होता है और मॉइस्चर कंटेंट कितनी होती है। तो मॉइस्चर कंटेंट 60% इसके लिए ऑप्टिमल है। दिस मटेरियल मस्ट हैव ए गुड पोरस फिजिकल स्ट्रक्चर टू अलाउ द एयर टू पास थ्रू द मटेरियल, द राइट बैलेंस ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन एंड द अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये था एरोबिक कंपोस्टिंग। क्या करते हैं इसमें, एरोबिक कंपोस्टिंग में माइक्रोब्स मेनली अपना रोल प्ले करते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोब्स हमने डाल दिए, आपने वेस्ट इकट्ठा किया, माइक्रोब्स डाल दिए, ऑक्सीजन की सप्लाई करा दी, बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए उसको, वो अपना काम खुद करते हैं माइक्रोब्स। एक्सेलरेटेड एरोबिक प्रोसेस रिक्वायर ए नेट इनपुट ऑफ एनर्जी टू सप्लाई द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड heat is created as microbes respire and are associated with high processing temperature of 60 to 70 degree। moisture content हमने देख लिया था 60% and temperature is 60 to 70। high temperature have the advantage of killing potentially pathogenic organisms in the waste। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स ही ये काम कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रख दोगे तो माइक्रोब्स का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन की ज़रूरत होती है। कोई भी हो, चाहे माइक्रोब्स हो चाहे इंसान हो, एक बेहतर कंडीशन मिलेगी तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आपको कुछ कम कंडीशन, कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन मिल जाए तो आप उतना अच्छा नहीं करोगे। एक कंडीशंस का भी एक रेंज होती है कि आप उसमें भी बेस्ट करोगे, इसलिए इसके लिए भी एक टेम्परेचर रेंज है और मॉइस्चर कंटेंट की भी रेंज है। आई होप आप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राई मटेरियल एज द प्रोसेस प्रोग्रेस डिग्रेडेबल मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट विच आर लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर। द मटेरियल रिमेनिंग कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, recalcitrant organics, microbes and microbial remains and a complex of decomposition byproduct called human। This stabilized and dried mixture is known as composting। ठीक है, अब घटित हो गया, जो बचा वो खाद बन जाती है हमारी, क्योंकि गैस वगैरह तो निकल जाएंगी, जो बचा वो खाद बन जाएगी। एरोबिक डाइजेशंस हमने देखा था, एनाएरोबिक था, एरोबिक था, तो ये एनाएरोबिक डाइजेशंस हमने एरोबिक समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। एनाएरोबिक डाइजेशन क्या है? बायोगैस प्रोसेस में ड्यूरिंग एनाएरोबिक डाइजेशन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें गैसेज में प्रोड्यूस कन्वर्ट करते हैं, टुगेदर नोन एज बायोगैस। आपको बायोगैस का रोल पता होगा। एंड वाटर थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशंस, मतलब फर्मेंटेशन होती है इसमें, और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने वेस्ट को। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये सब होता है। लिविंग ए पार्शियली स्टेबलाइज्ड वेट ऑर्गेनिक मिक्सचर। ठीक है, उसमें ड्राई मिक्सचर बच रहा था, इसमें हमारा वेट मिक्सचर मिल रहा है हमें। Anaerobic digestion is either a wet process used for material with moisture content more than 85% or a dry process used for material with moisture content 80। ठीक है, 80 to 85 कंटेंट moisture होना चाहिए। Anaerobic process require less energy input than aerobic composting and create much lower amount of biologically produced heat। Additional heat may be required to maintain optimal temperature
but the biogas produced contain more energy than it required, that is the process is a net producer of energy। ठीक है, ये कुछ एनर्जी चाहिए इसको, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो डिग्रेडेशन हो नहीं रही, तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना बाहर से ताकि डिग्रेडेशन हो सके। लेकिन जितनी एनर्जी हमें इसकी डिग्रेडेशन के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा ये जनरेट कर लेता है, इसलिए जो कुल बचा हमारे पास एनर्जी बच गई ना इसने प्रोड्यूस करी, जिस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्शन में हो, चाहे वो लाइट जलाने में हो। आपने देखा होगा बायोगैस से लाइट भी जलाते हैं, खाना भी बना सकते हो। तो इसलिए ये एक वायबल प्रोसेस है क्योंकि इसमें नेट प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। एज द प्रोसेस प्रोग्रेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज कन्वर्टेड टू ए कंबस्टेबल गैस नोन एज बायोगैस। मैंने आपको बता दिया कि बायोगैस बनती है इससे, प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस कैन बी बर्न फॉर हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। The material remaining consists of a wet, solid or liquid suspension of non-biodegradable material, calcitant, organics, microbes, biomass and microbial remains and decomposition byproduct। ठीक है, the partially stabilized wet mixture is known as digested, इसको बोला जाता है। This wet mixture can be divided into its solid and liquid fractions. Sometimes these two fractions may both be referred as digested, but for clarity they will be referred to as digestate and liquor in this publications। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो सॉलिड है उसको डाइजेस्टेड बोल दीजिए और जो लिक्विड है उसको लिकर बोल दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मोटा मोटा। हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस में बेनिफिट, बायोलॉजिकल प्रोसेस हमने समझ लिया कैसे वर्क करता है, उसके हमने बेनिफिट्स क्या हैं वो हमने देख लिए, कमियां क्या हैं, क्यों स्टेक होल्डर्स इतना जब फ़ायदे हैं तो फिर भी क्यों नहीं करते हैं वो हमने देख लिया, क्या कमियां हैं, सरकार को क्या कमियां दूर करनी चाहिए, और जो एक सोर्स ऑफ है उसको कैसे कैसे डिवाइड करते हैं हम, कितना कंपोस्ट बायोलॉजिकल हो सकता है, कितना थर्मली होता है वो हमने देख लिया, और क्या प्रोसेस हैं एरोबिक एनारोबिक दो प्रोसेस वो कि हमने समझ लिए क्या हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में मिल सके, और आपका कोर्स मार्च में आई होप कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।